हेलो बच्चों, मैं हूं सारांश गुप्ता और ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो ये जो रिवीजन सीरीज है आपको पता है ये बहुत क्विक रिवीजन के लिए है। आप फटाफट से सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स का जो एक्स रेज वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। पूरे फॉर्मूले की पॉइंट सारी चीजें पढ़ेंगे और उसका माइंड मैप भी मिलेगा। ठीक है, देखो एक्स रेज से जनरली इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो आप कंसेप्चुअल भी आते हैं, हाँ कंसेप्चुअल भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली इजी और मीडियम लेवल के आते हैं। बहुत टफ इसमें इतने क्वेश्चन देखे नहीं गए। तो अगर इसका क्वेश्चन आता है और आपको ये कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन फटाफट से क्रैक हो जाएगा। तो इसको भी आप कर लें, छोड़ के ना जाए। एक्सरे से छोटा सा टॉपिक है यार, एक सवाल भी आ जाता है ना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो। ठीक है, चलिए तो भाई रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यह है माइंड मैप। देखो ये पूरा माइंड मैप बना हुआ है, सारी चीजें हैं इसमें। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें एक्सरे का रिवीजन, स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक्सरेज क्या होती है बेसिकली, अगर अपन देखें तो एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनकी वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, देखिए एक्सरेज जो है अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें पूरे तो गामा रेज और यूवी रेज के बीच में आती है। ये यूवी रेज और गामा रेज के बीच में आती है, देखो ये एक्सरेज। ठीक है ना, चलिए तो इसकी वेवलेंथ हमने देखी थी 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होती है। इसका एप्लीकेशन भी हमको पता है, एक्सरे हम कराते हैं, एक्सरेज नहीं कराते हैं, हड्डी टूटी जाती है तो वहां पर ये रेज काम आती है। ठीक है ना, और भी एप्लीकेशन से देखते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कोलिश ट्यूब जिसमें एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो उसका सेटअप कैसे होता है भाई, एक ट्यूब होती है, ये कैथोड ये एनोड बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये टारगेट मटेरियल है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। ये फिलामेंट है, इस वोल्टेज से वी वोल्टेज से इसको गर्म करते हैं जिससे इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो एक्सीलरेट होकर इससे टकराते हैं। ठीक है ना, ये विंडो है जहाँ से एक्सरेज आने वाली है। तो भाई क्या होता है, इसको हीट करते हैं। अच्छा, वाटर इसलिए होता है ताकि सिस्टम को, इस टारगेट को कूल करते रहे अपन। देखो अब क्या होता है, यहाँ से हीट करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इधर जाते हैं, एक्सिलरेट करती है ये वोल्टेज, एक्सिलरेट करती है तो ये इधर भिड़ते हैं, इधर भिड़ते हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। ये सिस्टम होता है सारा का सारा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए, अब एक्सरेज के बारे में जानते हैं कि कैसी एक्सरेज मिलती हैं। तो भाई द फिलामेंट इज हीटेड इलेक्ट्रिकली एंड एमिट इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है भैया उसके बाद में, ग्रेटर द फिलामेंट वोल्टेज, जितनी ज्यादा फिलामेंट वोल्टेज होगी मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, जो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। भाई जितने ज्यादा वोल्टेज उतने ज्यादा गर्म होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ठीक है, और क्या साहब, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बिटवीन एनोड एंड कैथोड दीज इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट एंड रीच एनोड एट हाई स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होते हैं यहाँ पर हाई स्पीड पे पहुंचते हैं और टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद में एक्सरेज प्रोड्यूस होती है इस टारगेट मटेरियल से। ठीक है, चलिए सेटअप भी देख लिया हमने, पूरा सेटअप देख लिया कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है। अब इन एक्सरेज को एनालिसिस करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। तो यार एक्सरे की इंटेंसिटी का लैम्डा के साथ में ग्राफ बनाए ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है हमको। ठीक है, ये लैम्डा मिनिमम होती है, इससे कम वेवलेंथ इतनी मिलती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है देखेंगे, ये के अल्फा कहते हैं इसको, और इसको के बीटा कहते हैं। ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है, हमको पता है। तो भाई अगर इसको हम दो में ब्रेक कर लें, एक कंटिन्यूस पार्ट में ब्रेक कर लें इसको, दिस इज कंटिन्यूस एक्सरेज, और एक जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में ब्रेक कर लें तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये कंटिन्यूस एक्सरेज, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये पीक वाली जो है। ठीक है, अब रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। जल्दी 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 देखो, फटाफट से आपका टाइम बचे इसलिए हम इस तरह से रिवाइज कर रहे हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट रिवीजन वीडियोस है ये। देखिए हमने कितनी जल्दी 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 सारी चीजें रिवाइज कर ली, मतलब ये आपकी चीजें पड़ी हुई है, आप रिवाइज कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल तरीके से रिवीजन हो रहा है। देखो ठीक है ना, बहुत इफेक्टिव तरीका है रिवीजन से, आपका रिटेंशन इन सब चीजों का 4 to 5 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपका एक्सरेज जीप चैप्टर में आता हो ना तो आप इस वीडियो को 3 बार देख लें, छोटा सा तो वीडियो है यार। मीडियम में आता हो तो 2 बार देख लें, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता हो तो 1 बार से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो कंटिन्यूस एक्सरेज देखते हैं भैया। तो कंटिन्यूस ये ग्राफ है, तो ये क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच नो एक्सरेज एमिटेड इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। कितनी होती है ये, hc/ev नॉट, hc/ev नॉट।
भाई हमने देखा था ये वी नॉट से एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी हो जाएगी ई वी नॉट, सारी की सारी एनर्जी एक्सरे में निकल गई, उससे ज़्यादा एनर्जी तो हो नहीं सकती। भाई ई वी नॉट की एनर्जी निकली तो ई वी नॉट की एनर्जी सारी की सारी एक्सरे में हो गई, तो एच सी बाई ई वी नॉट लैम्डा मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि ई वी नॉट मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी इनकी। समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई लैम्डा मिनिमम इंडिपेंडेंट ऑफ फिलामेंट वोल्टेज और फिलामेंट टेम्परेचर, ये फिलामेंट वोल्टेज की इंडिपेंडेंट होती है यार। ये फिलामेंट वोल्टेज तो जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पर एक्सेलरेट तो ये वी नॉट ही कराएगी। ठीक है, दूसरी बात, ऑन इंक्रीजिंग फिलामेंट वोल्टेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेज, दैट इज फिलामेंट करंट इंक्रीज, फिलामेंट करंट बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज कीपिंग लैम्डा मिनिमम अनचेंज्ड। तो एक्सरेज की जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा एक्सरेज निकल रही है अभी तो इंटेंसिटी बढ़ गई, लेकिन लैम्डा मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन है चाहे वो कोई सा भी हो वो ई वी नॉट से तो पहुंचेगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए लैम्डा मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस फिलामेंट वोल्टेज का। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में एक सवाल भी आ चुका है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए भाई, लैम्डा मिनिमम होती है एच सी बाय ई वी नॉट। वेरी गुड। अब अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखें भैया, जो कि एलिमेंट की, टारगेट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो, ठीक है, तो कैसे होती है, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आके भिड़ के इस एक ये मेटल है, टारगेट मेटल है, उसके इलेक्ट्रॉन को उड़ा गया, यहां से के शेल के इलेक्ट्रॉन को उड़ा गया। देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया था, वो जो कैथोड जा रहा था वो इससे टकरा के उसको उड़ा गया, तो क्या होगा, ये के एल एम के को उड़ा गया वो, तो ये नीचे वाला जंप मारेगा, यहाँ पर लो एनर्जी में जाएगा, अब एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एक्सरे जो एमिट हुई ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है। भाई कंटिन्यूस एक्सरेज तो किस लिए होती है कि इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड करते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं। ये ऐसे होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, बाहर निकाल दिया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह ली, तो एमिट हुई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। When electron from cathode knocks out an electron from target material and then its position is filled by higher level electron, इसकी पोजीशन हायर लेवल इलेक्ट्रॉन ने भर ली तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलती हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसके इधर भी कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कूदेगा तो फिर एक और एक्सरे निकलेगी। ठीक है, तो इसको एनालिसिस कर लेते हैं। देखो अपन, तो अगर अपन लेवल्स बना ले, शेल्स बना ले, बेसिकली ये 1 2 3 4 5 नंबर के शेल है, के एल एम ऐसे शेल्स है ये। ठीक है ना, तो भाई के एल एम शेल है ये, तो अगर सेकंड से 1 पे कोई कूद के जाता है इलेक्ट्रॉन तो जो निकलती है वो के अल्फा एक्सरे होती है। थर्ड से 1 पे जो निकलती है वो के बीटा होती है। बेसिकली जो भी 1 पे कूद रहा है उसको के बोल रहे हैं अपन, के। और जस्ट ऊपर वाले से कूद रहा है तो अल्फा, एक और ऊपर वाले से कूद रहा है तो बीटा, एक और ऊपर वाले से कूद रहा है तो गामा। तो के अल्फा, के बीटा, के गामा। इसी तरह से कोई 3 से 2 कूदेगा तो उसे एल अल्फा बोलेंगे, इसे एल बीटा बोलेंगे और इसे एल गामा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया नोमेनक्लेचर? रिवाइज हुआ? ठीक भाई, 1 पे जो कूद रहे हैं वो के हो गए सारे, फर्स्ट वाला अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा। सेकंड में जो कूद रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और जो एक्सरेज एमिट हो रही है तो एल एल एल, अल्फा बीटा गामा। समझ गए? चलो, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, मूजलेस लॉ जो है वो देखते हैं। तो मूजले साहब ने क्या करा, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो ये एक्सरेज निकल रही है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अल्फा पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, बहुत सारे एलिमेंट्स ले लिए, सबकी के अल्फा को ऑब्जर्व करा, सबकी के अल्फा एक्सरे की रूट म्यू मतलब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर प्लॉट करा, तो उनको जो है बड़ा अच्छा सा ग्राफ मिला, ऐसा स्ट्रेट लाइन कर्व मिला, जिसके बेसिस पे तो उन्होंने बोला था भैया पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक मास पे नहीं एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होनी चाहिए। इसी के बाद तो बोला था उन्होंने, इतना जबरदस्त रिजल्ट देखते हुए। तो उसके बाद से तो फिर पीरियोडिक टेबल ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड हुई, पहले तो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। ठीक है, तो देखो इसकी स्लोप है a, ये इंटरसेप्ट है b, तो इस लॉ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। किस तरह से, रूट म्यू इक्वल टू a z माइनस b, रूट एफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली इक्वल टू a z माइनस b। a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं भैया। तो देखो, अगर हम E देखें तो h न्यू के बराबर होती है, जो एक्सरे निकल रही है h न्यू के बराबर होती है। बोर मॉडल से देखें तो आर एच सी जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। बोर मॉडल अप्लाई करने की कोशिश करें तो इसमें, लेकिन बोर मॉडल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है,
यहाँ तो मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो Z इफेक्टिव लेना पड़ेगा। के अल्फा लाइन के लिए N1 की वैल्यू 1 होगी, N2 की वैल्यू 2 होगी। भैया ये N1 की वैल्यू 1 है, N2 ये 2 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद रहा है तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करें तो रूट म्यू इक्वल टू √3/4 RC Z-1। तो के अल्फा लाइन के लिए B की वैल्यू 1 होती है। बेसिकली Z इफेक्टिव जो है Z-1 होता है, इसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। यार जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कूद रहा है तो उसको Z प्रोटॉन्स का तो अट्रैक्शन है ही सही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी है ना उसको, इसलिए Z-1 इफेक्टिवली हो गया। थ्योरी से समझे तो जस्ट अभी एक बार को, तो Z-1 Z इफेक्टिव हो गया, तो B की वैल्यू 1 हो गई के अल्फा लाइन के लिए, और A की वैल्यू हो गई √3/4 √RC। ठीक है, बोर मॉडल लगा लिया, Z के बदले यहां पर बस हमने Z इफेक्टिव रख दिया जो कि था के अल्फा के लिए Z-1। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से सॉल्व होता है, और आप देख लो रूट म्यू और Z के बीच में स्ट्रेट लाइन करवाएगा। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब जरा एक्सरेज के यूजेस देख लेते हैं। मेजर चीजें हमने रिवाइज कर ली, अब एक्सरे के यूजेस देख लेते हैं। रेडियोग्राफी में काम आता है, वही हड्डी टूट गई जो एक्सरे आप कराते हैं वो रेडियोग्राफी कहलाती है वो चीज में। ठीक है ना? डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में भी एक्सरे काम आता है। यार नीट में ना कई बार आ जाता है ये सवाल कि इसके यूजेस में कौन सा यूज है, ये कौन से यूजेस है, तो इसको यूजेस भी ध्यान रखना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी अभी ब्रैग्स लॉ देखेंगे उसमें आएगी समझ में। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी काम आता है, और ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में भी एक्सरेज काम आती है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज पे देखे, ये रेयर टॉपिक है, रेयरली इस पे कभी सवाल ऐसे पूछे गए हैं, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए इसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक शीट है, मान लो इसकी थिकनेस है x थिकनेस की शीट है ये, है ना? यहां से रेज आई है, I0 इंटेंसिटी की रेज आई यहां से, तो ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ये जाने देगा। तो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी निकल रही है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो I = I0 e⁻ μx, जहां पर म्यू एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। तो जितनी मोटी ये होती है दीवार या ऑब्स्टेकल, जितना मोटा होता है उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है और उतनी ही कम बाहर आती है। ऑब्वियस सी भी बात है, तभी तो जो एक्सरेज है वो हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को चीर के बाहर नहीं आ पाती है, स्किन में तो घुस जाती है, वो हड्डियों से आर पार नहीं हो पाती है वो। ठीक है, तो I = I0 e⁻ μx, ये फॉर्मूला लगता है। समझ गए सर? चलो, अब लास्ट चीज इसमें रिवाइज कर लेते हैं हम, ब्रैग्स लॉ, डिफ्रैक्शन। ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का लॉ है ये। क्या है? बेसिकली हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लिया, इस तरह से क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं देखो अपन एक्सरेज से। इनके बीच में दो लेयर्स के बीच में ये सब एटम्स हैं जो कि एक लैटिस में जमे हुए हैं, इनके बीच की दूरी है d। तो भैया हम रेज भेजते हैं, एक्सरेज भेजते हैं, थीटा एंगल पे एक्सरे भेजी तो ये ठीक है ऐसे चली गई, फिर एक और इधर आई, ये ऐसे चली गई। इनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस देखोगे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस देखोगे ABC और DGEHF, इनके बीच में पाथ डिफरेंस देखोगे तो ये और ये मिला के पाथ डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस जो आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जो पाथ डिफरेंस आएगा d sin थीटा, तो 2d sin थीटा जब n लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो हमें इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो 2d sin थीटा = n लैम्डा, जहां पर n इंटीजर होता है, ये ब्रैग्स लॉ होता है। जब 2d sin थीटा n लैम्डा के बराबर हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और ये जो थीटा एंगल है इसे हम ब्रैग्स एंगल बोलते हैं। इस एंगल पे इंसिडेंस हुई, ये मतलब सॉरी इस एंगल पे आई है, इंसिडेंस नहीं, इस एंगल पे आई है, ये थीटा एंगल है, ये ब्रैग्स एंगल। ठीक है ना? इस एंगल पे आई तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर 2d sin थीटा = n लैम्डा होगा तो। समझ गए? ये याद रखना, 2d sin थीटा = n लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। हो गया एक्सरे रिवाइज। देखो 15 मिनट के अंदर में तो देखो आपका पूरा एक्सरे रिवाइज हो गया। अब आप सोच के देखो, इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है ये, 15 मिनट में हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। पूरा पढ़ोगे तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगी, लेकिन 15 मिनट में आप सोच के देखो, और 2x में देखोगे तो 7-8 मिनट लगेंगे। यार 10 मिनट तो कभी भी निकाल सकते हो आप,
चलते फिरते 10 मिनट निकल गए, लगे हाथों इसने रिवाइज कर लिया। तो अब जो है हम रिवाइज करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट। स्टार्ट करते हैं अपन। ये देखो माइंड मैप बनाया हुआ है आपके लिए, बहुत मेहनत से बनता है माइंड मैप, ये सारी चीजें डली हुई है इसमें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूट्स देख लेते हैं भाई। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। एटम इज रिप्रेजेंटेड एज, एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए जेड। भाई ए जो होता है, एक्स जो होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट हुआ, ए जो होता है वो मास नंबर होता है, मतलब मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ये जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है वो जेड एटॉमिक नंबर होता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होता है मास नंबर। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग ए को इधर भी लिख लेते हैं, इधर भी लिख लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन जो होंगे वो कितने होंगे, ए माइनस जेड हो जाएंगे, ए माइनस जेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 और 1, तो इसमें एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और इसमें तो एक ही न्यूक्लियॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हीलियम का देखेंगे अगर अपन, तो भाई 2 प्रोटॉन है और 4 न्यूक्लियॉन है, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझ गए सर। ये ए और जेड, ए होता है मास नंबर, जेड होता है एटॉमिक नंबर। साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट एक कांस्टेंट होता है, 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, मतलब 1.1 फर्मी मीटर होता है ये, ठीक है। आर नॉट ए की पावर 1/3, ए होता है मास नंबर, ए होता है मास नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार डायरेक्टली आया था, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास अपॉन वॉल्यूम से निकालेंगे, तो मास एक न्यूक्लियन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मानते हुए करें तो इंटू ए अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू जाएगी आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो देखो ये ए के इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब जो डेंसिटी होती है वो ए के इंडिपेंडेंट होती है, वो सारे न्यूक्लियस के लिए लगभग सेम होती है डेंसिटी, मास नंबर के इंडिपेंडेंट आ रही है। ये डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किस चीज के इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर के इंडिपेंडेंट है, देखो ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं जरा अपन न्यूक्लियर फोर्स। तो यार देखो न्यूक्लियर फोर्स का क्या फंडा है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स व्हिच होल्ड देम टुगेदर अगेंस्ट कूलम रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स इज न्यूक्लियर फोर्स। यार देखो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन 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 है, प्रोटॉन प्रोटॉन धक्का मारेंगे एक दूसरे को, तो न्यूक्लियस को फटने से बचाएगा कौन, तो न्यूक्लियर फोर्स होती है, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है वो, और चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होती है, ये न्यूक्लियर फोर्स हर न्यूक्लियॉन के बीच में लगती है ये, ठीक है। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन भी लगती है, तो उसको काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स होती है, जिससे न्यूक्लियस स्टेबल होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अगर अपन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कर्व देखें, Z वर्सेस N का ग्राफ बनाया अगर अपन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर वर्सेस ये न्यूट्रॉन वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया है, तो ये अगर इक्वलिटी वाली लाइन ले N इक्वल टू Z वाली, तो ये स्टेबिलिटी लाइन होती है बेसिकली, मतलब जो है ना देखो ये एटॉम ये न्यूक्लियस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अपन ने, ये अलग 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 ऐसे ये न्यूक्लियस है, तो ये इनका ये रेशियो रहता है। देखो तो जैसे जैसे अपन Z बढ़ाते जाते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z से ज्यादा होते जाते हैं। देखो ये N इक्वल टू Z की लाइन है। देखो हाइड्रोजन में देखो आप, हाइड्रोजन में तो अलग केस हो गया, चलो हीलियम में देखो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ठीक है। लिथियम में देखोगे तो आप 3, और इसका मास नंबर होता है 7, तो 7 इक्वल टू 3 + 4, तो इसमें 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो देखो न्यूट्रॉन की नंबर ज्यादा होता जा रहा है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता जाता है, क्योंकि यार स्टेबल रहने के लिए क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं ताकि न्यूक्लियॉन्स ज्यादा हो जाए और न्यूक्लियर फोर्स की संख्या बढ़ जाए, ठीक है। देखो प्रोटॉन तो बढ़ चुके, तो वो रिपल्शन ज्यादा कॉज कर रहे हैं, तो न्यूक्लियॉन्स बढ़ाने के लिए न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं
ताकि वो न्यूक्लियर फोर्स की जो ताकत है उसको बढ़ा पाए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में ये स्टेबिलिटी लाइन होती है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब जरा अगर अपन देखें एटॉमिक मास यूनिट एमयू, ठीक है, तो एमयू क्या डिफाइन होता है, 1 एमयू इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का जो 1/12 होता है उसे एक नया यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट 1 एमयू, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं उसको। तो 1 एमयू इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -27 kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 into 10 की पावर -27 kg। अप्रोक्सीमेटली 1 एमयू के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है आपको कि अप्रोक्सीमेटली 1 एमयू के बराबर होता है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो वो 1.0086 एमयू होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10 -31 kg, तो वो तो 0.0055 एमयू होता है, ठीक है। तो ये 1 एमयू एग्जैक्टली 1/12 होता है कार्बन 12 एटम के मास का, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगर अपन देखें मास एंड एनर्जी फेमस इक्वल टू mc², तो मास एम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एनर्जी गिवन बाय E इक्वल टू mc²। आइंस्टीन साहब ने दिया हुआ रिलेशन है ये, E इक्वल टू mc² कि अगर मास एम को पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो हमें E इक्वल टू mc² एनर्जी मिलेगी, जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। मतलब अगर इस मास को पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर देना तो E इक्वल टू mc² एनर्जी मिलेगी। चलिए वेरी गुड। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ मास है, ठीक है। 1 एमयू को अगर कन्वर्ट मारे, m की वैल्यू 1 एमयू रखे और c² से करें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ये याद रखना है, डायरेक्टली भी आ जाता है इसमें रिलेशन। 1 एमयू को अगर आप कन्वर्ट मारेंगे एनर्जी में तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए भाई, तो मास एंड एनर्जी देख लिया। अब जरा न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि कैसे एनर्जी रिलीज होती है, क्या होता है, ये सारे फंडे देखते हैं अभी अपन। तो अरे न्यूक्लियर रिएक्शन में A एंड Z रिमेन सेम ऑन बोथ साइड्स। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये न्यूक्लियर रिएक्ट करके ये एक प्रोडक्ट और ये दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। जनरल ले लिया ABCD और A1 A2 A3 A4 इनके मास नंबर है, Z1 Z2 Z3 Z4 इनके एटॉमिक नंबर है। तो कोई से भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ऊपर वालों का सम बराबर होता है और नीचे वालों का सम भी बराबर होता है। मतलब A1 प्लस A2 इक्वल टू A3 प्लस A4 और Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z3 प्लस Z4 होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर में कि भाई फाइंड आउट करो इनकी वैल्यूज क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो कोई भी नंबर ले लिया हमने, तो A H X Y कुछ भी ले लिया, सिंबल कुछ भी ले लिया, ठीक है ना। तो देखो A ये, ठीक है ना, एक्चुअल उसमें मत जाने, कुछ भी ले लिया। देखो तो ये 10 + 2 इक्वल टू 4 + 8 और 5 + 1 इक्वल टू 2 + 4, ठीक है। सिमिलरली देखो अभी AZ +1 और 0 - 1 नेगेटिव भी हो सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये 0 और -1 ही तो होगा ये, ठीक है। तो देखो तो A इज इक्वल टू A + 0 और Z इक्वल टू Z + 1 - 1 दैट इज Z, बराबर हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड ऊपर और नीचे बैलेंस करना होता है। चलिए वेरी गुड। अब जरा देखते हैं मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट किसे कहते हैं और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियस की। देखो मानो m प्रोटॉन्स और n न्यूट्रॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, और ये m प्रोटॉन्स का मास m1 है, n प्रोटॉन्स का मास m2 है। ये मिलकर एक न्यूक्लियस बना रहे हैं x, जिसका नंबर हो गया, मास नंबर हो गया m + n और जिसका एटॉमिक नंबर हो गया m, ठीक है। इसका मास है m3, इसका मास है m3 प्लस ये कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है यहाँ पर, एनर्जी भी कुछ रिलीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मान लो। तो भाई क्या होता है कि m3 जो मास होता है ना वो कम मिलता है हमें m1 और m2 से। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जो मास डिफेक्ट होता है ना, तो m1 + m2 इज ग्रेटर देन m3। तो यहां पर हमें मास कम मिलता है, तो बचा हुआ मास कहाँ जाता है सर, हमने तो पढ़ा था मास इज कंजर्व्ड, वही मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसका मास है, सपोज करो इसका मास है u में ले लेते हैं 7.1 u, इसका मास है 8 u और इसका मास निकला 15 u। तो 7.1 + 8 कितना हो गया, 15.1 हो गया।
और ये 15 यू हो गया, तो भैया 0.1 यू का जो डिफरेंस है, 0.1 यू का जो डिफरेंस है वो कहाँ गया? बूम, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां मास ज्यादा था, यहां मास कम हो गया। तो अब मास इज कंजर्व्ड के बदले हम ये बोल सकते हैं कि मास प्लस एनर्जी कॉम्बिनेशन इज कंजर्व्ड। ये एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 0.1 यू मास हो गया। तो आप मास इज कंजर्व्ड से सोचोगे तो अब देखो मास भी कंजर्व्ड है, बस वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया बेसिकली वो। तो मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड, ऐसा समझना है अपने को, ठीक है? समझ गए बात को? तो जो डिफरेंस आता है ना, ये जो डिफरेंस आता है इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। ये जो डिफरेंस आता है ना इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहलाती है, ये जो एनर्जी निकलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है कि न्यूक्लियस बनने में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। इसका रिवर्स रिएक्शन अगर अपन देखें, रिवर्स तरीके से सोचे, तो एक न्यूक्लियस को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो देखिए मास डिफेक्ट क्या हो गया? डेल्टा एम मतलब होगा m1 प्लस m2 माइनस m3, m1 प्लस m2 माइनस m3, ये डेल्टा एम हो गया। एनर्जी कितनी रिलीज होगी? बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा एम सी स्क्वायर। हमने एम सी स्क्वायर पढ़ा था, तो डेल्टा एम का मास इफेक्ट हो तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हो गई। एक टर्म और आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। इसका मास नंबर अगर ये ए है, ठीक है, ये अगर ए है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो गया। समझ गए क्या सर? अच्छे से समझ गए, डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो गया, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ध्यान रखना कई बार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी दे देते हैं और कई बार न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी भी दे देते हैं। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। चलो पहले क्यू वैल्यू देखते हैं पहले। तो कोई रिएक्शन लेते हैं, देखो अपन एक रिएक्शन लिया, ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है इसे हम क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन हो रहा है, ये कुछ न्यूक्लियस है, ये कुछ न्यूक्लियस है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसे क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? क्यू वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। देखो डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम क्या? प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, इतना ही तो डिफरेंस है। रिएक्टेंट थोड़े ज्यादा मास के थे, प्रोडक्ट कम मास के थे, तो बचा हुआ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है? क्यू वैल्यू इट इज डिफरेंस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इनकी रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस है, देखो एम ए सी स्क्वायर प्लस एम बी सी स्क्वायर माइनस एम सी सी स्क्वायर माइनस एम डी सी स्क्वायर। तो जो इनकी रेस्ट मास एनर्जी है ना, उनका डिफरेंस है क्यू वैल्यू, ठीक है? तो कई बार रेस्ट मास एनर्जी भी दे देते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है? अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ए था 25.1 यू का, बी बना 12 यू का और सी बना 13 यू का, ए बी है ये, और क्यू वैल्यू। तो हमें क्यू वैल्यू निकालनी है, तो भाई बताओ डेल्टा एम कितना हो गया? दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो 0.1 हो गया, डेल्टा एम हो गया, देखो दिस माइनस दिस, दैट इज 0.1 यू, ठीक है? इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 1 यू 931 की होती है, तो 0.1 यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 93.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसलिए 931 नंबर याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए, तो देखिए अगर बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है देन एनर्जी विल बी रिलीज। देखो यार, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है ना, मतलब वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, वो पार्ट ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब वो न्यूक्लियस जब बना होगा तो उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज करी, तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर प्रोडक्ट्स की मिला के बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी से, तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। भैया ये रिएक्टेंट हो गए, बहुत समझने की बात है, और ये प्रोडक्ट हो गए। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल है रिएक्टेंट से तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट अगर ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से तो एनर्जी विल बी रिलीज, ये ध्यान रखना। और वो कितनी रिलीज होगी? जो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, उतनी क्यू वैल्यू हो जाएगी उस रिएक्शन की। समझ गए? जैसे मान लो इनकी बाइंडिंग एनर्जी थी 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी थी मिलाकर मान लो 950 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ?
प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुए। इनकी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस कितना आया, 1000 माइनस 950 50, तो ये हो जाएगी 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी रिलीज हो जाएगी। ये बाइंडिंग एनर्जी ध्यान रखना, ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की और ये बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इधर रिलीज हो जाएगी इतनी। समझ गए, बाइंडिंग एनर्जीज है ये। चलिए वेरी गुड। अब देखो क्यू वैल्यू जो है ना वो हमें काइनेटिक एनर्जी की तरह से मिलती है। क्यू वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी की तरह से मिलती है ऑफ प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट बन जाते हैं ना तो जो क्यू वैल्यू है इनकी काइनेटिक एनर्जी की तरह से मिलती है हमको, ठीक है। तो क्यू वैल्यू जो होगी वो भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनकी काइनेटिक एनर्जी, जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिली। जनरली अगर ये रेस्ट पर है तब तो ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, लेकिन अगर इनके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इनके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो हमें जो डिफरेंस है, देखो जो डिफरेंस है इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी का, वो क्यू वैल्यू मिल जाएगी हमको वो। तो जो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस क्यू वैल्यू होगी। यार इनके पास ऑलरेडी मान लो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी थी, 50 और रिलीज हो गई मान लो, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी ना। 100 पहले लेके बैठे थे, 50 और रिलीज हो गई, तो इनकी 150 जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेट में मिल जाएगी हमको, ठीक है। नाउ लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो एक एटम, एक न्यूक्लियस है ए, इसका मास नंबर है 3 है, एटॉमिक नंबर है Z, एक B है A और Z1 का, एक C है 2 है इसका, ये डबल भारी है इससे B के कंपेरिजन में, और Z माइनस Z1 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और Q वैल्यू रिलीज हो रही है 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A रेस्ट पे था इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी B और C निकालनी है। अब देखो आप, तो 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई, दोनों की काइनेटिक एनर्जी B और C की काइनेटिक एनर्जी की तरह से मिलेगी। इनिशियली A रेस्ट पे था, तो जो A का जो मोमेंटम था mv ऑफ A वो तो 0 हो गया। ये मान लो B जो है वो जा रहा है v B से जा रहा है। अब C को उल्टा जाना पड़ेगा तभी मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। चलो यार इसको इधर VC से भेज दो, कोई बात नहीं, सेम ले लो। तो इसका मास था 3m, 3 है तो 3m, इसका मास हो जाएगा m vb प्लस इसका मास है 2m vc, ये तो 0 के बराबर है। मतलब vb इक्वल टू 2 टाइम्स vc माइनस के साथ में, मतलब ये जो vb है ये vc के उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो vb जो है इधर जा रहा है, कुल मिला के इधर जा रहा है, और 2 टाइम्स है, तो इसकी अगर वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी फिर देखो 2v हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ B कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B हो जाएगी m हाफ m इंटू 2v का होल स्क्वायर, और C की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2m इंटू v स्क्वायर, दैट इज mv स्क्वायर, और ये हो जाएगी 2mv स्क्वायर। तो देखो 2:1 के रेशो में बट रही है। तो जो 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये B और C में 2:1 के रेशो में बटेगी, 2:1 के रेशो में बटेगी, 2:1 के रेशो में बटेगी, मास के इनवर्स रेशो में बटेगी ये, जब ये इनिशियली ए रेस पे है। तो देखो तो ये कितनी हो जाएगी, 90 को 2:1 में बांटेंगे तो 90/3 इंटू 2, तो 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिल जाएगी, और 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी को मिल जाएगी। समझ गए, ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ये आ जाता है कई बार। देखो ये इनवर्स रेशो मास में बढ़ गई कब, जब रिएक्टेंट्स रेस पे थे और प्रोडक्ट 2 ही बन रहे थे। 3 प्रोडक्ट हो तब ऐसा नहीं होगा, 3 प्रोडक्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि वो कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर आए थे उसमें। तो 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए रट्टा मत मारना कि मतलब ये इनवर्स रेशो मास में बढ़ गए। याद भी रखना है तो फिर अच्छे से याद रखना कि जब रिएक्टेंट रेस्ट पर थे और 2 प्रोडक्ट ही बन रहे थे सिर्फ, ठीक है ना, तब जाकर ऐसा मामला होता है, नहीं तो पूरा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो भाई देखो ग्राफ बनाते हैं जरा पर, मास नंबर है वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, बी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी, मास नंबर की वैल्यूज लिख दी, और इधर अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की स्केल बना दिया, ठीक है ना। तो अब अगर डिफरेंट न्यूक्लियस को प्लॉट करें ना, तो देखो डिफरेंट न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस तरीके से आते हैं, उनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और जो सबसे मैक्सिमम पे जो आ रहा है ना, सबसे मैक्सिमम पे जो आ रहा है ये Fe का 56 और 26 वाला न्यूक्लियस आता है। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। ये पर न्यूक्लियन है, ये ध्यान रखना, पर न्यूक्लियन है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर न्यूक्लियन है। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होता है। जितनी ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। वेरी गुड। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। तो यार जब भी प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर अपन एक चीज देखें, इफ अ न्यूक्लियस से A इक्वल टू 240, A इक्वल टू 240, अगर मान लो कोई बड़ा न्यूक्लियस है, यहाँ कोई न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है ना, 240 का न्यूक्लियस है, ब्रेक्स इनटू 2A, दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है अगर वो, तो एनर्जी वुड बी रिलीज इन द प्रोसेस। अब देखो ये 240 वाला न्यूक्लियस है और यहाँ पर 120 वाले दो न्यूक्लियस में टूट रहा है मान लो ये। तो देखो कौन ज्यादा स्टेबल है, किसकी, इस ग्राफ के हिसाब से देखो किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। यार मान लो इसको अपन बोल देते x, इसको बोल देते y, और एक हो गया z, तो x गोज टू y प्लस z, दोनों 120 के मान लो ये, ठीक है ना। तो यार ये दोनों ज्यादा स्टेबल है मिला के, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। ग्राफ से देखो तो रिएक्टेंट कम स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी रिलीज होगी। यही तो न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर फिशन अपन रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, ये फिशन, इसमें देखो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब यहां का रिएक्टेंट अगर इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और उल्टा रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कम स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो अगर हम यहां से यहां जाएं, अगर हम दो न्यूक्लियस कंबाइन हो जाएं, दो न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएं, तो अगर इफ टू न्यूक्लियाई से A लेस देन इक्वल टू 10, 10 से कम वाले, अगर हम 10 से कम वाले लें कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस, एनर्जी वुड बी रिलीज इन द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि देखो यहां से यहां पर जा रहे हैं तो भी स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ ही जा रहे हैं, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वाले की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से यहां जा रहे हैं, ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसे भी रेडियो एक्टिविटी में रिवाइज करेंगे, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। सन में यही चलता रहता है फ्यूजन, तो सन की ऐसी एनर्जी मिलती है। समझ गए। तो इसमें सीखने की बात क्या है, रिवाइज करने की बात क्या है, कि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। आया मजा, फील आ गई, पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स रिवाइज हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आपका वीक चैप्टर होना तो आप इसको 3 बार रिवाइज कर लेना, मीडियम हो तो 2 बार कर लेना, स्ट्रॉन्ग हो तो 1 बार कर लेना, स्पीड बदल बदल के कर लेना। वीक चैप्टर है तो पहली बार तो 1x पे देख लिया, दूसरी बार 1.5x पे देख लिया, तीसरी बार 2x पे देख लिया। ठीक है, मीडियम है तो 1x पे देख लिया, 1.5x पे देख लिया, स्ट्रॉन्ग है तो 1.5 या 2x पे देख लेना, खटाखट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना देखो यूट्यूब चैनल को ईसरल के, ठीक है ना, ये सारी चीजें मिलती रहेंगी आपको। और ऐप इंस्टॉल कर लेना अभी ईसरल की, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, ये तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हो डायरेक्टली। चलो भाई, ऑल दी बेस्ट।